हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोगों ने केमिस्ट्री में परमाणु संरचना और सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो परमाणु संरचना और सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, उसके सेल के बारे में कुछ पढ़े थे। परमाणु परमाणु संरचना एवं सिद्धांत। ठीक है, परमाणु संरचना एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, परमाणु संरचना एवं सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बोरबरी का जो लॉ है वो पढ़ लिया था, मॉडल जो था वो पढ़ लिया था। उसके बाद कोई भी कक्षा है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। एक फार्मूला होता है जो 2n² होता है, उसी में हम लोगों ने, जैसे पहली कक्षा n बराबर 1 है तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अधिकतम 2 होगा। फिर उसका दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तीसरी कक्षा में यानी जो m कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। फिर चौथी जो है n कक्षा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 32 होंगे। फिर उसके बाद जो O है कक्षा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 50 होंगे। फिर उसके बाद जो P है कक्षा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 72 होंगे। और फिर n बराबर 7 जिसको Q कहा जाता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 98 होंगे। ये हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक के चारों तरफ मूव करते हैं, अगर वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करते हैं, या बाहरी कक्षा से अंदर की कक्षा में आते हैं, या अंदर की कक्षा से बाहर की कक्षा में जाते हैं, या अपनी ही कक्षा में अगर वो मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पर कैसा उनका नेचर होता है, कैसी उनकी प्रकृति होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, उसके बारे में हमें जानना है, जो बोरबरी का मॉडल है उसका। तो हम लोगों ने बोरबरी के मॉडल में देखा था, हमने कक्षा के बारे में निर्धारित किया था। मॉडल, बोरबरी मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें पहला डाल के लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ही निश्चित कक्षा में अगर चक्कर लगाता है, यदि इलेक्ट्रॉन अपने ही निश्चित कक्षा में अगर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा है वो ऊर्जा वही रहेगी, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है पहला, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, या जो उसकी निश्चित और निर्धारित कक्षा है, अगर उसमें चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दो कंडीशन बच गया, एक अंदर से बाहर जाने पर और एक बाहर से अंदर आने पर। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक है, ठीक है, नाभिक के पास है, वो नाभिक के नज़दीक है और नज़दीक है नाभिक के, और वहाँ से फिर दूर जाने की कोशिश करेगा, तो वो ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा। जैसे ये अगर ये नाभिक है और ये कक्षा है और ये भी कक्षा है, तो यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को, ये तो नाभिक है, यहाँ से पहली कक्षा है, तो यहाँ से जब ये, यहाँ से जब बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन, इसमें जंप करेगा तो यहाँ पर ऊर्जा को ग्रहण करेगा, यहाँ पर ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यहाँ पर ऊर्जा को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर ऊर्जा को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के, मतलब अगर कक्षा से, एक कक्षा से, मतलब नाभिक के नज़दीक कक्षा से दूसरी कक्षा, यानी नाभिक के पहले कक्षा से दूसरी सेल में जाता है, यानी पहली सेल से या उसके पास के सेल से दूसरे सेल में, यानी उससे दूर वाले सेल में जाने की कोशिश करता है, तो वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ये कहता है दूसरा जो लॉ है बोरबरी के बारे में, ये कहा गया। तो दूसरा क्या कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा को ग्रहण करेगा। वो ऊर्जा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। वह ऊर्जा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, यानी ऊर्जा को ग्रहण करेगा, उसमें ऊर्जा क्या होगी? जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें कह रहा है, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। अब इसी की तरह से अगर देखें तो अगर नाभिक से कोई दूर है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है और वो पास आ रहा है, यानी नज़दीक वाली कक्षा में, नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा के पास आ रहा है, तो ऊर्जा का त्याग करेगा। वो क्या करेगा? ऊर्जा का त्याग करेगा। तो हम उसको भी लिख लेते हैं, तीसरा भी यहाँ पर। तीसरा हम क्या कर रहे हैं? यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में है, दूर वाली कक्षा में है और वह नज़दीक वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का त्याग करेगा। ऊर्जा का त्याग करेगा। ठीक है, हमने क्या लिखा? ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर रखिएगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में है और वह नज़दीक वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा को क्या करेगा? त्याग देगा। ऊर्जा को क्या करेगा? त्याग देगा। ठीक है, समझ में आई बात? हमने सेल के बारे में ये जानकारी डिटेल ले ली और सेल में किस तरह से ऊर्जा रहती है इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल बता दिया। उसके बारे में भी हमने आपको क्या किया? डिटेल बता दिया। ठीक है, ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ और डिटेल जानकारी लेते हैं, कुछ और जानते हैं। ठीक है, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। बोरबरी का मॉडल था ये। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ और जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे सब सेल के बारे में। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, जो आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, लेकिन सब सेल के बारे में आज आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल से जानकारी लेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, अब सेल पढ़ चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे सब सेल, जिसे कहा जाता है उपकक्षा। क्या कहा जाता है? उपकक्षा, यानी सब सेल। ठीक है, सब सेल। ठीक है, सब सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सब सेल के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को सब ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट कहा जाता है। सब ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, सब ऑर्बिट भी इसी को कहा जाता है, यानी उपकक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उपकक्षा में क्या क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग समझेंगे चीज़ों को और थोड़ा सा डिटेल के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले समझाऊंगा फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए प्रत्येक कक्षा की, ठीक है, प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएं होती है। मैंने क्या बोला? प्रत्येक कक्षा की, यानी सेल। ठीक है, प्रत्येक सेल के कई क्या होते हैं? उप सेल होते हैं। क्या होते हैं? उप सेल होते हैं, कई उप सेल होते हैं। प्रत्येक सेल के कई उप सेल होता है, जिसे SPDF कहा जाता है। SPDF कहा जाता है, आगे भी हो सकते हैं, यानी SPDF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SPDF के अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। मैंने क्या कहा? प्रत्येक सेल के कई उप सेल होते हैं, तो ये सभी क्या है? ये सब सेल है। ये क्या है? सब सेल हैं। ये क्या है? सब सेल हैं। ये क्या है?
सब सेल हैं। ठीक है, ये क्या है, सब सेल है। इन्हीं को उप सेल कहा यानी उप कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उप कक्षा कहा जाता है। अब हम कक्षा और उप कक्षा देखेंगे और क्या देखेंगे, साथ में देखेंगे कि उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये हमने खींच दिया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कक्षा, जिसे सेल कहते हैं आप। ठीक है, सेल कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, सेल हो गया। अब यहाँ पर उप कक्षा क्या है, उप कक्षा, जिसे सब सेल या सब ऑर्बिट कहा जाता है। सब सेल हो गया, क्या हो गया, सब सेल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सब सेल हो गया। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर एक और उप कक्षा बनाएंगे, क्योंकि इसमें बताना है आपको। उप कक्षा एक और बनाएंगे। ठीक है, ये भी सब ऑर्बिट का ही बना रहे हैं। ठीक है, सब ऑर्बिट हो गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। ठीक है, ये क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि हमें उतना ही आपको बताना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जरा बताइए कि अगर हम बात करें कि K इजिकल टू क्या होता है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो इसकी जो उप कक्षा होगी वो क्या होगी, यस होगी। इसकी उप कक्षा क्या होगी, यस होगी। ठीक है, दोनों में लिख लीजिए यस। ठीक है, अब उसके बाद के बाद क्या आता है, के बाद आता है यल। क्या आता है, यल आता है। यल में कितनी कक्षाएं हो सकती हैं, यल में कितना, पहली बात तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यस और पी हो जाएगा, 2 इसमें 2 अच्छे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अधिकतम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा कौन सी बनेगी, तो बाहरी कक्षा पी बनेगी। बाहरी कक्षा क्या बनेगी, पी बनेगी। ठीक है, यहाँ बाहरी कक्षा लिखते तो ज़्यादा सुटेबल था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पी होगा। इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। हमें पता है यस में 2, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया यस में 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने, तो 6, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन। अब के हो गया, यल हो गया, अब क्या आएगा, यम आएगा। यम में कितने होते हैं, यम में कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यस पी, फिर क्या हो जाएगा, यस पी डी, क्या हो जाएगा, यस पी डी हो जाएगा। यस पी डी, बाहरी कक्षा यानी बाहरतम कक्षा क्या होगी, तो डी होगी। बाहरी कक्षा कितनी होगी, डी होगी। तो बाहरी कक्षा डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अब एन कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। तब यहाँ क्या होगा, यस पी डी एफ, एस पी डी एफ, यानी ये लास्ट वाला क्या होगा, एफ। और इसमें कितने भरे जाएंगे, 14 भरे जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 14 भरे जाएंगे। ये क्लियर हो गया मेरे, क्या हो गया, इतने तक ही हम लोग पढ़ते हैं उप कक्षाओं के बारे में, ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के कक्षा के ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। देख लीजिए, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। फिर उसके बाद एल में 8 होते हैं, तो इसमें एस में 2 भर गए, पी में 6 भर देंगे, इसलिए पी में मैक्सिमम कितने भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे। फिर एम इजिकल टू 18 होता है, तो एस पी डी एफ, तो डी में कितने भरे जाएंगे, 10 भरे जाएंगे। और इसमें उसके बाद क्या देखा जाएगा, तो इसमें देखा जाएगा 32, तो एस पी डी एफ में कितने, यानी एफ में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कक्षक। कक्षक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिठाए जाते हैं। अभी उसको देखेंगे। उसी को ऑर्बिटल भी कहा जाता है, कक्षक को ऑर्बिटल भी कहा जाता है। ठीक है, कक्षक को ऑर्बिटल भी कहा जाता है, ऑर्बिटल भी कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, एक बार में सुनेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर जहाँ
पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो वही कह रहा है कि नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने की संभावना व्यक्त होती है, जहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने की संभावना व्यक्त होती है, उसी को कक्षक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाने की संभावना होती है, उसी को क्या कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के अधिकतम पाए जाने की संभावना होती है, उसी को कक्षक कहा जाता है। तो हम लिख देते हैं, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अधिकतम पाए जाने की संभावना होती है, पाए जाने की संभावना होती है, उसे कक्षक कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कक्षक में क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसी कक्षक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, ठीक है, यश की, किसकी बात करें, यश की, तो इसका जो कक्षक होता है एक होता है। क्या होता है, एक होता है। इस तरह से ये बना है, ठीक है, इस तरह से ये बना है। इसका क्या है, एक होता है, ठीक है, एक होता है। ये क्या है, कक्षक की संख्या है। ठीक है, तो यश में कक्षक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। यश में कक्षक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और इसे भरा कैसे जाता है इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे भरा जाता है, फिर उसके बाद फिर दूसरा, इसमें क्या होगा, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये उपकक्षा है, यह यश क्या है, उपकक्षा है। और उपकक्षा की कक्षक कितने हैं, एक है। कितना है, एक है। अगर P की बात करें तो P में यहाँ पर 2 भरे जाते हैं और यहाँ पर कितने, 6 भरे जाते हैं। यानी यहाँ पर जो कक्षक होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। उनकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया। अब यहाँ पर 4, 5 और फिर 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यस P हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, D आएगा। D में कितने होते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पर 5 कक्षक होंगे। कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गए। ये हो गया SPDF। F में कितने होंगे, F में होंगे 14। तो इसमें कितने कक्षक होंगे, तो 7 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे, 7 कक्षक होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 3, 4, 5, 6, 7। अब उसके बाद यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, इनका रोटेशन भी इसी तरह से होता है। ठीक है, ये हो गए आपके कक्षक हो गए और उनके बारे में आप लोगों ने जान लिया, उनके बारे में आप लोगों ने जान लिया। ये रहा आपके पास, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई, देख लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। आपसे सिर्फ पूछेगा कि कितने कक्षक हो सकते हैं, यही आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। ये हो गया। अब देखिए आगे, देखिए क्या कहने चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। उसके बारे में जानेंगे। वो आप जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहें, बस बात क्लियर है। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस चले जाइएगा नाभिक के पास। कहाँ चले जाएंगे, नाभिक के पास जाएंगे। नाभिक
खुद पता बता देगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के पास जाएंगे तो दो लोग मिलेंगे, एक मिलेगा प्रोटॉन और एक मिलेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, लेकिन इसका अस्तित्व है, इतना याद रखिएगा, इसका अस्तित्व है। क्योंकि यहाँ पर भले ये प्लस माइनस हो चाहे ना हो, लेकिन इसका अस्तित्व है। आगे परमाणु भार में इसका अस्तित्व आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इससे मतलब है। तो कहा जाता है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन है वही परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यदि किसी तत्व के या किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन है वही प्रोटॉन जो होता है परमाणु संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि किसी भी नाभिक किसी भी परमाणु के नाभिक, किसी भी परमाणु गलत हो जा रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम Z से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, जिसे हम क्या करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या, परमाणु क्रमांक ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, P बराबर Z कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर Z लिख सकते हैं, P बराबर Z को हम लिख सकते हैं। देख लीजिए, P बराबर क्या कर सकते हैं, Z लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आई बात। फिर से समझ लीजिए कि किसी भी नाभिक में जाएंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में जाएंगे तो वहाँ प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो इसके खोजकर्ता मोसले थे। क्या थे, मोसले या मोजले कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके खोजकर्ता मोसले हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, मोसले हैं। ठीक है, इसके खोजकर्ता मोसले हैं। एक चीज ये हो गया। अब सुनिएगा, जो परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है, जो परमाणुओं की संख्या होती है वो हमेशा पूर्णांक में होती है। किस में होती है, हमेशा पूर्णांक में होती है। परमाणु क्रमांक हमेशा पूर्णांक में होता है, परमाणु क्रमांक हमेशा क्या होता है, पूर्णांक में होता है। क्लियर है भाई, पूर्णांक में होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये परमाणु संख्या। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, या कहा जाता है एटॉमिक मास कह सकते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं। तो चलिए परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते हैं।
परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे, ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। देखिए, फिर किसी भी परमाणु के नाभिक में जाइए। कहाँ जाइए? किसी भी परमाणु के नाभिक में जाइए। ये याद करने का तरीका है। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो इसे याद करिए कि हमें एक परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक है, उस पते पे हमको पहुंचना है। उस पते पे पहुंचेंगे तो दो चीज़ें, मैंने फिर कहा कि दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा प्रोटॉन और एक मिलेगा न्यूट्रॉन। इनकी जो कुल संख्या है, इनकी कुल संख्या क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अगर इनकी कुल संख्या को जोड़ दिया जाए, यानी इसकी जो संख्या है और इसकी जो संख्या है, इनका योग कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? नाभिक में। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? P प्लस एन लिख सकते हैं। ये जरूर कर लीजिएगा। बस क्लियर है आपका, ये क्लियर है आपका। देख लीजिए, फिर से देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं दोनों के लिए। सिंपल सा उदाहरण है, सोडियम का। देख लीजिए, बस वही चीज़ें समझ लीजिए, बस बात खत्म। अगर ये हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने एक्स, एक कोई मान लीजिए ये क्या है? कोई एक्स, जैसे सोडियम होता है उसी तरह से ये एक्स मान लीजिए कोई क्या है? तत्व है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्या होगा? ए होगा। इसके यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। और जेड कहाँ होगा? यहाँ होगा। जेड कहाँ होगा? यहाँ होगा। जेड कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसी तरह से जैसे हमने लिख दिया सोडियम, क्या लिख दिया? सोडियम लिख दिया। क्या लिख दिया? सोडियम। तो ए क्या है? 23। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। लेकिन परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आई बात? यही यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है, यही यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। यही समझ लीजिए कि ये परमाणु क्रमांक हो गया और ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे की तरफ चलेंगे। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान जान लिया। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल मैं इसका लास्ट में कराऊंगा। आपको क्लियर बता देता हूं, अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरा टोटल थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ये नहीं कि बीच में न्यूमेरिकल चलाऊं, थोड़ा सा पहले आप पढ़ लीजिए ताकि उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद जब न्यूमेरिकल पे चलेंगे तो आपको अच्छे से याद समझ में आएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए पहले अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? मूल अनुपात सूत्र पढ़ेंगे। मूल अनुपाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। मूल अनुपाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंपेरिकल क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फार्मूला कहा जाता है। इंपेरिकल फार्मूला कहा जाता है मूल अनुपाती सूत्र।
एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, मूल अनुपाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझ में भी आएगा और उसको मैं उदाहरण से क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, देखिए किसी यौगिक में, ठीक है, कोई यौगिक है, यौगिक कैसे बनता है, जब दो भिन्न तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात, परमाणुओं का सरलतम अनुपात जो होता है वही मूल अनुपाती सूत्र को व्यक्त करता है। फिर से सुनिए, किसी यौगिक के, ठीक है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूल अनुपाती सूत्र को वही क्या करता है, व्यक्त करता है। तो मैंने क्या कहा, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करना ही मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है, सूत्र कहलाता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आएगी बात, नहीं पहले देख लीजिए एक बार, उसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, समझ में आ जाएगा आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ले लिया बेंजीन C6H6, ठीक है, C6H6, ये तो आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये एक क्या है, यौगिक है, लेकिन इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, CH होगा। क्या होगा मूल अनुपाती सूत्र, CH होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं CH, यानी हम ले लेते हैं H2O2 ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम ले लें CH4, क्या ले लें, CH4, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी CH हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होगा कि भिन्न भिन्न यौगिकों का मूल अनुपाती सूत्र एक भी हो सकता है, मतलब एक ही हो सकता है, भिन्न भिन्न यौगिकों का मूल अनुपाती सूत्र एक ही हो सकता है। ठीक है, यानी सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये लिखवाऊंगा नहीं, बस इससे देख लीजिए कि इसका मूल अनुपाती सूत्र लगभग सेम है, इसका मूल अनुपाती सूत्र लगभग सेम है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात क्लियर है। तो ये रहा आपका आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको और पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है, ताकि ये बेहतर तरीके से तैयार हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग आप बाऊ का नियम पढ़ेंगे, उसको विस्तृत तरीके से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद वो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।